जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में जो पूछे जाते हैं साइंस के जो पोर्शन होते हैं, और इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से अलग अलग चैप्टर्स के हम लोग जो है एमसीक्यू इसमें करने वाले हैं। तो आज से फिर हम एक नए क्लास में उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है ध्वनि। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है ध्वनि, अर्थात जो साइंस में ध्वनि चैप्टर है इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ध्वनि चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? जो साउंड होता है ना, साउंड, तो वो ध्वनि क्या है ऐसे समझे। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है ना। तो और ये एक प्रकार से लहर कह सकते हैं। ये ध्वनि जो है एक प्रकार की लहर है, तरंग के रूप में। एक जगह से जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है और जहाँ यह पहुंचती है वो तरंग के रूप में जाती है। तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार का लहर है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का लहर है। ये ऊर्जा का भी रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंगे हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले। तो ध्वनि तरंग, देखिए, ध्वनि तरंग जो है ये है आपका, ध्वनि तरंग जो होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दो चीजें आपको जान लेनी है। देखिए, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, जैसे प्रकाश है ना। ये जो प्रकाश होता है ना, ये प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग। परंतु ध्वनि कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की जो गति होती है उसका सबसे अधिक जो है किस माध्यम में वो गति करती है? तो ध्वनि सबसे अधिक जो है ठोस माध्यम में गति करती है। किसमें? ठोस, द्रव या गैस। तो वस्तु जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। तो सबसे ज्यादा जो है ध्वनि किस माध्यम में गति करती है? तो ठोस में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? अब ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? तो निर्वात। निर्वात वो जगह होता है जहां ना ठोस है, ना द्रव है और न ही वो गैस है, बल्कि वहां पर हवा भी नहीं है, वैसी जगह को निर्वात कहते हैं। और ऐसे में ध्वनि की गति वहां सबसे कम होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ये निर्वात जो है सबसे सही ऑप्शन हम लोग के पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? देखिए, ध्वनि जो है ऊर्जा का रूप है। अभी अभी हम लोग पहले पढ़े। तो ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? ध्वनि जो है यांत्रिक ऊर्जा है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, तो लेकिन ये ध्वनि कैसी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति जो वायु में होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ये हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है, जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, और न्यूटन जो है वो बल का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पिच किससे संबंधित है? पिच, है ना, ये पिच किससे संबंधित होता है? पिच जो है आवृत्ति से संबंधित होता है। आवृत्ति क्या चीज होता है? आवृत्ति समझेंगे। देखिए, सपोज दैट एक झूला समझिएगा, है ना। यहाँ पर ये झूला है। ये झूला यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक इसको जाना है। ठीक है, आवृत्ति। एक सेकेंड में ये जितने बार जाए इधर, फिर वापस वो आए, तो इसको एक दोलन कहते हैं। एक दोलन कहते हैं। तो एक सेकंड के दौरान वो जितना बार ऐसे ऐसे करी उसको कहा जाता है आवृत्ति। हर सेकंड कितनी बार वो दोलन कर रहा होता है उसको कहा जाता है आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? मनुष्य जो है कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? तो देखिए, हम लोग का जो
यानी ये कहेगा मानव का जो है ना सुनने की जो मानव के जो है सुनने की जो श्रवण शक्ति होती है, ये कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को वो मानव जो है सुन सकता है। तो चले, तो यहाँ पर कहते हैं मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को वो सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि को वो नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को भी वो नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता था, अभी हमने बात की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। यदि 20 हर्ट्ज से यदि कम रह गया तो इसको कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि। क्या कहा जाता है? अश्रव्य ध्वनि। और यदि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रह गया, 20,000 हर्ट्ज से यदि आवृत्ति ज्यादा रह जाएगा तो इसको कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि। इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज या उससे ज्यादा की आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अर्थात ये क्या कहलाएगा? पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की ध्वनि रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि। यानी यहाँ पर क्या आंसर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी वस्तु के टकराने के बाद ध्वनि के वापस आने को क्या कहते हैं? ये सिंपल सी बात है कि जब कहीं जैसे मान ली जाए एक बॉल, यहाँ एक दीवार है, इधर से एक बॉल को मारा गया, फिर से ये रिटर्न इधर आ जाता है, तो ये चीज जो टकरा करके वापस आती है ना, तो ऐसी घटना को कहा जाता है, ऐसी घटना को कहा जाता है, क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। जब आप किसी हॉल में रहते हैं और जोर से चिल्लाते हैं तो आपको अपनी ध्वनि जो है थोड़ी देर के बाद आपको सुनाई पड़ती है, तो ये क्या हो जाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जाता है? किसी वस्तु से टकराने के बाद, क्वेश्चन कह रही है कि किसी वस्तु से टकराने के बाद जो ध्वनि वापस आती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तन। ध्वनि का क्या है? परावर्तन। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये सॉरी, आपतन कोण जो है किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको समझिए ऐसे करके। ये हो गया एक सरफेस मान ली जाए, है ना। अब यहाँ पर से जो ध्वनि इधर से आई तो ये आने के बाद जो है ये टकरा करके यूं वापस चली जाती है, तो ये हो गया इसका आपतित ध्वनि। ये हो गया ये परावर्तित ध्वनि। इसके बीच में यदि एक सीधी रेखा खींची जाए तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब जो है, अभिलंब जो है, अभिलंब जो है ये आपतित ध्वनि अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको कहा जाता है क्या? आपतन कोण। और दूसरा हो जाता है ये परावर्तित ध्वनि जो गया है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आई बराबर होता है आर। आई बराबर आर, ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि देखिए, दूसरा नियम कहता है, ये देखिए आपतित ध्वनि जो है, परावर्तित ध्वनि जो है, तथा इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। यानी इसका मतलब है ये जो तल है इसका एक ही साइड में होगा, ये एक ही तल में होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? किसी वस्तु से टकराने के बाद ध्वनि वापस आने की घटना को क्या कहते हैं? तो ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ध्वनि की पिच किसे निर्धारित करती है? ये ध्वनि की जो पिच है तो पिच किससे निर्धारित होती है? पिच का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर ये आवृत्ति से संबंधित एक आवृत्ति से संबंधित होता है। ध्वनि का जो पिच है ये किससे संबंधित होता है? आवृत्ति से संबंधित होती है। ध्वनि की पिच जो है किससे निर्धारित करती है? तो आवृत्ति से। ध्वनि की पिच किससे निर्धारित होती है? तो आवृत्ति से निर्धारित होती है। चलिए अगला देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होने जा रहा है? आवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ध्वनि के किस गुण से ध्वनि के किस गुण से आवाज का तेज और धीमा होना पता चलता है ना। ध्वनि के किस गुण से आवाज तेज है या धीमा ये पता चलता है? तो वो है ध्वनि तीव्रता, है ना। तीव्रता से ये पता चलता है कि यह कितना तेज है या धीमा है। वो क्या चीज है? तीव्रता। क्या है? तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
किस गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? किस गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? तो वो गैस होता है ऑक्सीजन। कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो है ये ध्वनि की गति सबसे क्या हो जाती है? कम होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोनार का प्रयोग किसके लिए होता है? सोनार देखिए, ये मतलब क्या था, समुद्र में जो है जहाज जब चल रहे होते हैं तो समुद्र की गहराई कितनी है, या आगे बर्फ है या पहाड़ है, इसके लिए एक यंत्र होता है सोनार, है ना। साउंड नेविगेशन जो होता है इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, तो सोनार जो है, सोनार का जो है, एक सेकंड, सोनार का प्रयोग किसके लिए होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोनार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापन, ये ध्वनि की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का जो मापन होता है वो डेसिबल से किया जाता है, डेसिबल मीटर से, है ना। डेसिबल मीटर के द्वारा क्या किया जाता है? ध्वनि तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब ध्वनि की तरंगें ठोस में चलती है तो उसकी गति कैसी होती है? देखिए, ठोस में ना जब ध्वनि चलती है, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु सबसे तीव्र गति किसमें, सबसे तेज किसमें चलती है? तो वो मतलब ठोस में चलती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जब ध्वनि की तरंगें ठोस में चलती है तो उसकी गति कैसी होती है? धीमी होती है, तेज होती है, कैसी होती है? तो उसकी जो गति होती है ना, बहुत ही तेज होती है। ट्रेन बहुत दूरी पर रहे, बहुत दूरी पर रहे और आप उसको जो है ना कान पर, पटरी पर यदि आप कान को सटा करके देख सुनेंगे तो आपको बहुत दूरी पर यदि उस पटरी पर ट्रेन आ रही होगी तो आपको सुनाई पड़ेगी। यानी क्या हो गया? ठोस में जो है ध्वनि तरंगें सबसे तेज गति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि का तीव्रतम गुण क्या है? ध्वनि का तीव्रतम गुण क्या है? ध्वनि का मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो जो फास्ट होता है? तो वो क्या है? ध्वनि का वेग। प्रतिध्वनि तो लेट से होता है ना। पिच तो आवृत्ति से संबंधित है, तरंग दैर्ध्य ये अलग चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या है? तो वो कौन सा चीज है? ध्वनि का वेग। वो क्या है? ध्वनि का वेग जो है ये तीव्रतम गुण को दर्शाता है, तीव्रतम गुण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, किसमें ध्वनि की तरंगें सबसे तेज होती है? किसमें ध्वनि तरंगें सबसे तेज होती है? तो किसमें होती है? वो होता है ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अनुनाद क्या है? अनुनाद क्या है? देखिए, अनुनाद, इसमें आते हैं हम लोग, अनुनाद। अनुनाद क्या है? तो जब कोई आवृत्ति उत्पन्न होती है ना, समान आवृत्ति का जब कंपन होता है तो उसमें वो कंपन का गुण से एक साउंड उत्पत्ति होती है जिसको कहते हैं अनुनाद। जैसे वायलिन है ना, उसको हम लोग जब यानी गिटार जो है बजाया जाता है तो उसमें कंपन होता है और कंपन के कारण ही उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो है कंपन से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर है समान आवृत्ति पर कंपन का गुण। अनुनाद क्या है? अनुनाद क्या है? तो समान आवृत्ति पर कंपन का गुण, समान आवृत्ति पर कंपन का गुण, ये क्या कहलाता है? अनुनाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोनार का पूरा नाम क्या है? देखिए, सोनार का पूरा नाम अभी एक क्वेश्चन पर आए थे हम लोग। तो सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, SONAR, सोनार, है ना। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कितनी दूर में कोई पहाड़ है या फिर कितनी गहराई है समुद्र की, इसको नापा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? कौन सा माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज गति से चलेगी? तो वो क्या हो जाएगा? ठोस में सबसे ज्यादा तेज गति से चलेगा और निर्वात में सबसे कम। निर्वात में क्या हो जाएगा? सबसे कम, और ठोस में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ाने का क्या कारण है? देखिए, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ाने का एक कारण क्या है? वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? कब बढ़ जाएगा इसका वेग? यदि यदि इसका तापमान में वृद्धि कर दी जाए। क्या दी जाए? तापमान में वृद्धि। क्या जाए? तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो इसका जो है इसमें वेग जो है बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई ध्वनि तीव्रता
वो किस मापन इकाई में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता जो है किस इकाई में मापा जाता है? तो वो मापने का है, वो है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल है। अब देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ वाट, ये शक्ति का मात्रक हो जाता है। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, कैलोरी भी ऊर्जा मात्रक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि देखिएगा, ये प्रतिध्वनि आपको समझा चुके थे कि इधर से कोई साउंड गया और यहाँ पर से ये साउंड जो है रिटर्न जो है यहाँ तक आएगा। जो व्यक्ति इधर में खड़ा है, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये जोर से चिल्लाया, यहाँ तक गया साउंड, फिर रिटर्न आया। तो ऐसा होने के लिए कम से कम कितना दूरी होना जरूरी होता है? तो होना चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर कम से कम होना चाहिए। तो वो है यानी 17 मीटर से अधिक। ये ऑप्शन सही है। तो यदि आज के लिए बस यहीं तक, और इसी तरह के और भी क्लास को करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।